राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी का एक नया एपिसोड। और आज मेरे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रही हैं दो महिलाएं। और आज विनीत जी गायब हैं। रुचि जी और वैशाली, आप दोनों का स्वागत है। रुचि जी आपका स्वागत है, वैशाली आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि जो है लखनऊ में रहती हैं, वैशाली भोपाल में रहती हैं। रुचि पहले तो अपना ब्रीफ परिचय दीजिए, आप क्या करती हैं? हमारा परिचय थोड़ा सा फर्क होगा लाइन से हटके। मैं शिपिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैरीटाइम और शिपिंग से, और जीवन के पिछले 30-35 वर्षों से विदेश में हूँ। अभी भी अच्छा लखनऊ अस्थायी निवास है, बाकी तो बाहर ही रहता है। और अच्छा जी। काफी सारी एनआरआईज के साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारा अपना सनातन के लिए भी काम कार्य करती रही हूँ, और अभी फिलहाल कुछ समय से लखनऊ में हूँ, तो आप लोग के साथ तो जुड़ी हुई हूँ। विदेश में आप कहाँ रहती हैं? विदेश में आप कहाँ रहती थी? सर, रमता जोगी बहता पानी, जहाँ ले जाए। अच्छा बाकी हमारा ऐसे करीब मैं 60-70 देशों में मैं काम कर चुकी हूँ। अच्छा जी। और हाँ जी, तो जहाँ काम ले जाए वहीं चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भारतवर्ष में रहने के मूड में हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है। तो और और हमारे साथ हैं वैशाली सोलंकी। वैशाली जो है यूपीएससी की स्टूडेंट है, तैयारी कर रही हैं और भोपाल में रहती हैं। यस सर। तो मैं देखिए, मैं बहुत दिनों से विनीत भाई के साथ वीडियोस बना रहा हूं और हम युवाओं का जो थॉट प्रोसेस है उसकी चर्चा करते हैं। तो मैं हमेशा से एक बात कहता था कि यार मेरे चैनल पे एक तो महिलाएं नहीं आ रही हैं एज अ पैनलिस्ट, और हम वन साइडेड होके बात कर रहे हैं, दो पुरुष मिलके। मैंने कहा यार हमने तो ये जैसे चुगलखोरी का अड्डा बना लिया है कि हम दोनों लोग बैठ के सारा दिन महिलाओं की चुगली करते रहते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे चैनल पे महिलाएं आए, और एटलीस्ट मैं युवा चाहता था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव वैशाली ऑन द पैनल टुडे। पर आज बाई चांस विनीत भाई नहीं आ पाए। अब हम मेरा सवाल आप दोनों से है कि आज का जो जमाना है उसमें लड़कियों की सोच ये हो गई है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब एक आदमी बोलेगा तो बाकी दो लोग अपने आप को म्यूट कर लें, जिससे कि कोई वगैरह नहीं आएंगे। तो आप लोग अपने आप दोनों लोग म्यूट कर लीजिए, और जो बोले फिर वही खाली उसी का माइक ऑन रहे। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि पुरुषों को, आजकल के लड़कों को महिलाओं से एक शिकायत रहती है कि ज्यादातर केसेस में लड़की घर बैठी होती है, कुछ नहीं कर रही होती है, बेरोजगार होती है, और अपने प्रोफाइल में, अपने बायोडाटा में बड़े गर्व से लिखती है मेरी यही है क्वालिफिकेशन है, मैं एमबीए हूं, मैं बीटेक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर प्रेजेंटली डूइंग नथिंग। पर मुझे जो होने वाला पति चाहिए वो उसका पैकेज 50 लाख का होना चाहिए, वो 5 लाख रुपया महीना कमाता हो। मैं 5 रुपया भी नहीं कमा रही हूं, पर मेरा पति 5 लाख वाला होना चाहिए। रुचि जी, ये क्या माइंडसेट है, बताइए जरा। रामदास जी, पहले तो आपको मैं बता दूं, ये जो एक सूडो फेमिनिज्म जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अपने अधिकारों के लिए जागृत होना, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि अधिकार कोई हमारे एक तरफा है कि स्त्रियों के ये अधिकार, पुरुषों के ये अधिकार। वो पुरानी कहावत है, गाड़ी के दो पहिए हैं, बराबर बराबर चलते हैं। एक भी पहिए में गड़बड़ होगा तो अलाइनमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा, गाड़ी आपकी सड़क से उतर जाएगी, स्पीड नहीं पकड़ जो भी होगा। तो ये जो कहने की बात है लड़कियों का, हाँ ये समस्या है लेकिन इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। वो जो लड़की है, भले ही एमबीए कर रही, बीटेक कर रही, एमटेक कर रही, बहुत अच्छा है, और बराबरी हो तो बराबरी से हो, लेकिन परिवार वालों की तरफ से ये बात आती है कि भाई पढ़ तो ली तुम, लेकिन उसके बाद ये है कि लड़का बढ़िया पैकेज वाला होना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि माता पिता अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं या उसको हॉलीडे पैकेज पे भेज रहे हैं। मेरे विचार थोड़े से फर्क है। ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं,
मत काम करिए, मत बाहर जाइए, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में योगदान नहीं। हाउसवाइफ होना कोई गाली नहीं है। अगर वो एमबीए करने के बाद, बीटेक एमटेक करने के बाद भी घर बैठना चाहती है, उसकी चॉइस है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि मेरी पढ़ाई सिर्फ एक सीवी में डालने के लिए, जिससे कि एक अच्छे लड़के को अट्रैक्ट किया जा सके, या ये बताया जा सके हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और उसके हिसाब से एक लड़का 50 लाख के पैकेज, मेरे खुद को लगता है कि ये सोच पेरेंट्स की तरफ से आती है, कि शुरुआत माता पिता की तरफ से होती है। तो माता पिता भी ये नहीं समझते कि जब उन्हीं माता पिता को एक बहू लानी होती है तो उनको लगता है कि पढ़ी लिखी लड़की आए अब हमारे लड़के के साथ बराबरी से काम करे। लेकिन जब हमारी लड़की कहीं जाएगी तो 50 लाख, उसको कुछ काम ना करना पड़े, उसके पास नौकर हो, उसके पास जाकर, उसके पास गाड़ी, उसके पास सब कुछ और उसको काम ना। तो पहली चीज तो ये देखिए, काम चाहे कोई बाहर करे, ऑफिस में जाके या घर में करे, काम के बिना कोई भी गृहस्थी, कोई भी परिवार जो है चल नहीं सकता है। तो ये समस्या लड़कियों में इसलिए आ रही है धीरे धीरे कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई को हमने एक शादी से जोड़ के रख दिया है। क्योंकि जब मैट्रिमोनियल में आप देखते हैं तो कोई मैट्रिमोनियल में ये नहीं कहता कि मुझे मैट्रिक पास लड़की चाहिए, कोई मैट्रिमोनियल में ये लड़का भी ये नहीं कहता कि हमें कोई छोटी हाइट की चाहिए, कोई कहता हम मोटी लड़की एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई कौन कहता, कोई नहीं कहता, सबको गोरी सुंदर लंबी पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की चाहिए। सिमिलरली जब लड़कियां देखती हैं तो हमें भी पढ़ा लिखा, हमें लड़का गोरा भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, लंबा भी चाहिए, अच्छा पैकेज भी हो। एक चीज लिखना भूल जाते हैं, लेकिन वो लिखी हुई थी कि उसके माता पिता भी शायद ना हो, या परिवार ना हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो ये दोनों तरफ से है ये प्रॉब्लम एक घर से शुरू होने वाली प्रॉब्लम है, जिसको हमने अपनी पढ़ाई लिखाई को सिर्फ और सिर्फ पैसे से जोड़ दिया है। पढ़ाई करो भैया, पैसे कमाओ, अच्छा पैकेज कमाओ, बढ़िया गाड़ी लो, लाइफ में ऐश करो। ये जो एक मानसिकता है, इस मानसिकता की वजह से हमारा समाज पूरा ग्रसित हो रहा है। और आप देख लीजिए, इसी वजह से भारतवर्ष में डिवोर्स का रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक मैट्रिमोनियल टॉलरेंस जो है हमारे यहाँ, मैट्रिमोनियल अंडरस्टैंडिंग जो है एक मजाक बन गई है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एप्पल स्कोर बनाना, उसको जोड़ने की कोशिश करें, somehow we will create something, ऐसा नहीं हो सकता। तो शुरुआत तो मानसिकता, देखिए पढ़ाई करिए, हर लड़की को, हर लड़के को, हर एक को पढ़ाई का अधिकार है, लेकिन उस पढ़ाई का इस्तेमाल अपने आप को बेचने के लिए मत करिए। कि सीवी में लिखने से, कि उसको लिखने से हमें एक 50 लाख के पैकेज हो, मेरे ख्याल से वो सोच गलत है। हाँ, अगर आप 10 लाख भी कमा रही तो आपके लिए भी अच्छा है, बट एट द सेम टाइम जब हम बराबरी की बातें करते हैं, ठीक है लड़कों को भी बराबरी से अधिकार देना चाहिए, सब कुछ कर, बट बराबरी का मतलब ये नहीं कि लड़की जो है स्टेशन पे उतरेगी तो उसका जो है 50 किलो का सूटकेस जो है हस्बैंड उठाएगा। नहीं, आप बराबरी करिए, अपना सूटकेस खुद उठाइए, आप बराबरी करिए, अपनी गाड़ी का पहिया खुद बदलिए। मैं बदलती हूँ अपनी गाड़ी का पहिया, है ना, मैं अपनी बिजली के घर के बल्ब, मैं अपनी मिक्सी खुद ठीक कर लेती हूँ, वॉशिंग मशीन खुद। बराबरी में तो अगर वो नहीं 50 लाख कमा रही है, हाउस वाइफ, स्टिल इफ शी इज एजुकेटेड, वो बहुत सारी तरह अपना योगदान दे सकती है घर में, अपने परिवार को संभाल सकती है, अपने बच्चों को एक पढ़ा लिखा जागरूक इंसान बना सकती है, अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकती है, कॉन्ट्रीब्यूशन हर तरह से कर सकती है। ये मेरी सोच है। बाकी वैशाली बहुत यंग है, अभी हमसे कम से कम एक जनरेशन पीछे है, तो हमें उनका भी विचार जान लेना, हमें, क्योंकि उनका पक्ष क्या है, क्यों बच्चियां आजकल लड़कियां इस तरह से सोच रही हैं, तो ये उनकी तरफ से पता चलेगा। देखिए, इसमें मेरा एक टेक है, ये मेरा निजी अनुभव है कि बहुत से केसेस में माँ बाप ने डिग्री लेने के लिए बेटी को पढ़ा तो दिया, जिससे कि मैट्रिमोनियल साइट पे सीवी बनाते समय लड़की पढ़ी लिखी दिखाई दे सीवी में, परंतु पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स, सभी नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स वो कहते हैं कि चलो पढ़ ली, अब घर बैठो, नौकरी नहीं करनी है, कहीं इंडिपेंडेंटली बाहर शहर में अकेले जाके नहीं रहना, अगर इसी शहर में नौकरी मिलती है फिर तो ठीक है, अन्यथा अच्छा लड़की ने कोई ऐसे मान लीजिए टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर ली, अब वो छोटे से एक कस्बे में या एक छोटे शहर में रहती है, अब उसको अपने प्रोफाइल की जॉब यहाँ मिलती ही नहीं, जॉब उसको मिलेगी गुड़गांव में मिलेगी, पुणे में मिलेगी, या कहीं किसी महानगर में मिलेगी। पेरेंट्स कहते हैं नहीं अब घर बैठो तुम, अब तो तुम्हारी शादी करनी है। लड़की बेचारी 6 महीने तक घर बैठी, अब वो अपने सीवी में क्या लिखी। अच्छा, मेरा एक टेक है, मैं हमेशा पुरुषों से एक बात कहता हूं, वो लड़कियों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि वो बेचारी स्कूटी
जो है वो ठीक से नहीं चला पाती और अक्सर लड़ा देती हैं, तो वो वीडियोस बड़ी वायरल होती है और लड़के जो है बहुत मजा लेते हैं, हे पापा की परी, पापा की परी, पापा की जब वो परी। पैर से रोकती है स्कूटी। हाँ, स्कूटी को पैर से रोकती है। पैर से स्कूटी। तो मैंने कहा भैया बात प्रॉब्लम ये है ना कि पहले तो बेटी या बहू या घर की महिला जो है वो एक तो है ट्रॉफी, है ना, बहू और बेटी घर की इज्जत है, लौंडा चाहे कितनी बेइज्जती कराता फिरे परिवार की इज्जत को बेच खाए, पर परिवार का मान सम्मान रखने का ठेका तो सिर्फ बेटी और बहू ने लिया हुआ है। तुमने सारी जिंदगी उस बिचारी को न तो कभी बाहर निकलने दिया। अरे लड़का तुम्हारा जब 5 साल की उम्र से ही साइकिल चलाना सीख गया था और 12-13 साल की उम्र में उसने मोटरसाइकिल चलानी शुरू कर दी थी। मेरे बेटे ने, मुझे याद है, 8 साल की उम्र में फर्राटे, 9 साल की उम्र में तो कुदाता था मोटरसाइकिल को। मेरी बेटी वाकई नहीं चला पाती इतनी चीज, हालांकि अब तो स्कूटी चलाती है, पर जिस तरीके से मेरा बेटा चलाता है, उसका छोटा भाई, क्योंकि छोटे भाई ने तो 8 साल की उम्र में बाइक को उड़ाना शुरू कर दिया था। लड़की को यह मौका हमारा समाज नहीं देता, इसलिए वो फिर उसका पापा की परी कह के मजाक करता। कि मेरा ये मानना है कि द गर्ल्स डोंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमारी आम सोसाइटी में, इसलिए ये समस्याएं आती हैं कि वो बेचारी, उसको हम काम करने नहीं देते, उसको हमने कभी स्कूटी चलाने नहीं दी, अब वो किसी तरह चला रही है तो भाई अब चलाते चलाते सीख जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इसके, वैशाली अब आप बताइए, यू आर यंग, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है शायद, अभी तो आप पढ़ रही हैं, लड़कियां क्यों, अच्छा जो लड़कियां अनएम्प्लॉयड हैं, क्या अपनी मर्जी से भी कुछ लड़कियां अनएम्प्लॉयड होती हैं, परंतु उनको 5 लाख के वाला पैकेज वाला लड़का चाहिए होता है, हस्बैंड, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा क्यों होता है? तो सर जो आपका कहना है कि लड़कियां खुद की मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो मैं तो नहीं मानती कि ये खुद की मर्जी से होती है, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी फैमिली साइड से भी होती है, सोसाइटी के साइड से भी होती है, और जैसे आपने कहा कि उनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी कम दी जाती है ना, तो वो अच्छी अच्छी डिग्रियां तो इसलिए ले लेती है कि सबसे पहला रीजन तो फैमिली का ही होता है कि अच्छी से उनको कोई अच्छा लड़का मतलब मिल जाए शादी के लिए। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तो मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थी, 12-13 जो कंप्यूटर साइंस में थी, तो उन सबका जैसे फ्यूचर में पूछते थे कि आपका लाइफ गोल क्या है, आपको क्या करना है फ्यूचर में, क्या करना है, मतलब बीई के बाद एमटेक करना है या फ्यूचर में कुछ भी अच्छी तैयारी करना है, कोई सिविल सर्विस की तैयारी करना है। तो किसी का कोई भी प्लान नहीं था। मैं बालाघाट से बिलोंग करती हूँ, वहां पे अच्छे घर की लड़कियां पढ़ती थी, प्राइवेट कॉलेज में बहुत अमीरों के घर की भी लड़कियां थी, बट उनमें से उन लड़कियों का भी मैं कहूंगी कि उनको भी अनएम्प्लॉय रहना था इंजीनियरिंग करके या अच्छी एक डिग्री लेके। उनके पीछे वजह ये थी कि बस उनको इंजीनियरिंग इसलिए करनी है क्योंकि उनको एक अच्छी मतलब अच्छी जॉब वाला लड़का मिल जाए या बीई वाला मिल जाए या पुणे बैंगलोर में एक अच्छे पैकेज वाला 30-40 या फिर कह लो 15-20 जितना भी उनका है वो मिल जाए। तो वो लड़कियां देखने में सुंदर थी, तो उनको लगता था कि हम सुंदर है तो हम बस एक टेक्निकल डिग्री ले ले तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ लड़कियां तो जानबूझ के भी रहना चाहती है, और कुछ जो लड़कियां जो नहीं रहना चाहती है उनकी फैमिली कभी अलाउ नहीं करती या उनको बाहर पढ़ने की भेजती नहीं है, या उनके जो पैसे हैं 30-40 लाख वो उनको सिर्फ डाउरी या दहेज में देने के लिए रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली जाना चाहती थी तैयारी के लिए, बट उसके पेरेंट्स ने उसके लिए 30-32 हजार रुपए रख के रखते, सॉरी लाख रुपए रख के रखे कि कहीं पे भी लड़का मिले तो शादी कर देंगे, बट उसने 3-4 लाख रुपए मांगे दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो बट उसको मना कर दिए। और वो लड़की अभी अपने घर पे है और वो कोचिंग पढ़ा रही है, मतलब 500-700 रुपए पर मंथ छोटे बच्चों को। तो कुछ लड़कियां जानबूझ के भी रहती है और कुछ की मजबूरी है, कुछ की फैमिली है या कुछ सोसाइटिकल इशू है, तो ये सारी चीजें मिक्स मैं कहूंगी कि वन साइडेड कुछ भी नहीं है। अच्छा आपने कहा कि लड़कियां सिर्फ अपनी सीवी को रिच करने के लिए पढ़ती हैं, और कुछ लड़कियां पढ़ने के बाद या कुछ बेटर करने के बाद या करियर बनाने की कोशिश भी करती हैं, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। अच्छा जहां पेरेंट्स अलाउ करते हैं, एक बात बताइए ना, मान लीजिए पेरेंट्स ने अच्छा पढ़ाया, बच्ची को करियर बनाने का पूरा मौका दिया, और लड़की जॉब भी कर रही है, उसने करियर बना भी लिया, वो भी ठीक ठाक पैकेज पे काम कर रही है,
इसके बावजूद महिलाओं की एक टेंडेंसी है, पुरुष अपने से कमतर, पढ़ाई में कमतर, स्टेटस में कमतर, बेरोजगार, विशुद्ध हाउसवाइफ, टोटली अनएम्प्लॉयबल, इन सम केसेस टोटली अनएजुकेटेड, लड़की से भी शादी कर लेता है। सुंदरता पे भी कंप्रोमाइज कर लेता है। हर लड़की तो हूर परी नहीं है ना, सबकी शादियां तो हो ही रही है ना, कोई न कोई तो कर ही रहा है। लड़कियां ऐसे कंप्रोमाइजेस बहुत कम करती देखी जाती है। रुचि जी, क्यों? लड़की को अपने से सुपीरियर हस्बैंड ही चाहिए, क्यों? देखिए, इसके पीछे ये जो एक हमारी अपने से सुपीरियर चाहिए, ये खाली एक समाज या एक समय की बात नहीं है। ये जब से हमें लगता है कि सृष्टि की शुरुआत हुई है, तब से ही आप देख लीजिए, वो कोई उस समय कोई समाज नहीं था, पर फिर भी बाय डिफॉल्ट एक जो ना उनके रोल्स डिफाइन हो गए। रोल्स डिफाइन आदमी को लगने लगा कि भाई हाँ, एक चीज थी कि जब वो आदमी और औरत जो भी थे आदम हवा के रूप में, आज पहली बार जब भी एक पुरुष और एक स्त्री का पृथ्वी पे आए और उन्होंने जीवन शुरू किया, तो पुरुष ने देखा कि हाँ, ये एक एक्स्ट्रा काम कर रही है कि जब ये इसके पास ये बच्चा हो रहा है, तो इस बच्चे को खिलाने पिलाने देखने के लिए किसी एक को जिम्मेदारी लेनी होगी। और चूंकि वो एक घर में है, तो किसी दूसरे को जो भी है भोजन ढूंढने के लिए या उसकी जानवरों से रक्षा करने के लिए, तो वो बिना कहे बाय डिफॉल्ट एक हमारे एक वो सारे समाजों में एक सिस्टम डेवलप हो गया। जानवरों को छोड़ दीजिए तो वहां ये बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, हमारे इंसानों में ये एक डेवलप हो गया सिस्टम। तो उसी वजह से उसी मानसिकता आज तक देखिए, अभी ये समझा जाता है कि कहीं भी अगर कोई भारी काम होगा तो वो पुरुष को करना है ना। आप देख लीजिए, एक कोई सामान उठाने की, भले ही महिला उठा सकती है, ऐसा नहीं कि महिलाएं शारीरिक शक्ति में कम होती है, लेकिन एक अवधारणा, और ये अवधारणा महिलाओं ने खुद भी बना ली है हमको। और दूसरी चीज आपने कहा हमको कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमारे समाज में अभी देखिए, अगर कोई जो कम इनकम, लो इनकम ग्रुप वाले हैं, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट में, पब्लिक स्कूल में, लेकिन अगर पैसे की समस्या आती तो उसमें से वो किसको चुनते हैं? अगर बेटा और बेटी, तो बेटा तो बेटर वाले स्कूल में जाएगा, बेटा अच्छी शिक्षा लेगा, और बेटी को हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे, उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, भले ही वो बेटी बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो। उसके बाद क्या होगा? वही बेटी आगे जाके भले ही आईएएस पीसीएस कुछ क्रैक कर ले, यूपीएससी करेगा, लड़का जो है बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट होगा, लेकिन उस पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी का जो उसका फायदा उस लड़के को दिया जाता है, उस लड़की को नहीं। तो वहीं से वो देखिए, सबकॉन्शियस में लड़कियों को वो खुद से सोचने लगती हैं कि हम कहीं कम है, हम कहीं कम है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। तो जब वो दिमाग वो लेके चलती है, तो उनको जब आगे भी पढ़ लिखने के बाद भी एक वो सुनती हुई चली आ रही कि हाँ भाई, जाना है, घर संभालना है, ससुराल संभालना है, और तुमको ही को सब देखना है, तुम्ही को सब देखना है, तो सबकॉन्शियस में उसकी ग्रहण कर जाती है वो बात। कोई लड़के को तो नहीं कहता कि भाई तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी एक पत्नी आएगी, तुम्हें बाल बच्चे देखने हैं, तुम्हें कोई नहीं कहता लड़कों को ये बात। सिर्फ लड़कियों के पेरेंट्स ही लड़की को बोलते हैं कि पराए घर जाना है भैया, थोड़ा दब के रहो, थोड़ा चुप रहा करो, कम बोला करो। क्यों? ऐसा कोई बात, जिस दिन लड़कों के माँ बाप ये समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं जब शादी होगी, एक लड़की आएगी, तो आपका लड़के की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टीचिंग, ये ट्रेनिंग हमारे समाज में एक सोशल अवेयरनेस की जरूरत शुरू होगी। तो या तो लड़कियां बहुत दब रही हैं, या उसको रिवोल्ट करने के लिए रिबेल हो रही हैं। रिबेलियस होने का मतलब है कि वो अपनी मनमानी इसलिए करेंगी क्योंकि उनको सप्रेस किया गया है। सो वो सप्रेशन की वजह से उसको ज्यादा रिवोल्ट करेंगे, दैट इज अफेक्टिंग द मैरिजेस, दैट इज अफेक्टिंग द रिलेशनशिप्स, दैट इज अफेक्टिंग द कमिंग जनरेशंस। सो एक बहुत बड़ा सोशोलॉजिकल हमारे फॉल्ट है हमारे समाज में, और इसकी शुरुआत सिर्फ, देखिए बच्चा कोई गलत नहीं होता ना, इट्स अ फॉल्टी पेरेंटिंग। ये हमारी पेरेंटिंग का, जैसे कि आपने कहा कि भाई मेरा बेटा शुरू से स्कूटर चला लेता है, बेटी नहीं चला पाती, तो ये बात हम फख्र से कहते हैं कि बेटा स्कूटर चला पाता है,
और ये बात हम बहुत जब भी जबान में कहते कि बेटी स्कूटर नहीं चला पाती। नाउ कैन वी नॉट रिवर्स इट? कैन वी नॉट फ्लिप इट कि मेरी बेटी बहुत बढ़िया स्कूटर चलाती, गाड़ी चलाती, बेटा अभी तक स्कूटर नहीं चला पाता। सो ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत हमारे परिवारों में ही है। जिस तरह से हम बड़े हुए, हम सुनते आए, जैसे हमारे बच्चे सुनते आए, जैसे उनके जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो ग्रहण करेंगे, वही आगे कैरी होगा। और ये सोशल चेंजेस जो है, इसको बहुत लंबा समय लगता है इस चेंज को आने में। ऐसा नहीं था हमारे, आप देखिए सनातन समाज में, अगर आप पुरानी वैदिक संस्कृति देख लीजिए, किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ है कि महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती थी, महिलाएं घुड़सवारी नहीं कर सकती थी, या महिलाएं तलवार नहीं क्या नहीं कर सकती। महिला पंडित हो सकती है, महिला आपको क्रियाक्रम करा सकती है, दाह संस्कार कर। कहाँ लिखा है? सब जगह जिस धर्म में हम पैदा, उस धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि महिला कमतर है। जरूरत पड़ी जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? क्यों हम नहीं कर सकते ऐसा कि घर में, जब हमारे घर में एक फ्यूज उड़ जाता है, तो क्यों कभी भी हम बेटी को नहीं कहते कि जाके देखो भैया फ्यूज उड़ गया? क्यों बेटे को ही कहते हैं हम, जा भाई देख ले बाहर फ्यूज उड़ गया है, क्यों कहते हैं हम? सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम अस। जिस तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं होती। मेरी एक बहुत बेसिक, मेरे पास एजुकेशन है, आई गॉट अ मास्टर्स डिग्री, और मैं बहुत बेसिक एक सरकारी स्कूल में, दरी पट्टी वाले स्कूल में मैंने पढ़ाई की। मैं गांव में पैदा हुई। अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो हमको ये समझनी अपॉर्चुनिटी लेनी भी पड़ेगी। नहीं देंगे माँ बाप, उनकी वो जहां से वो भी आ रहे हैं, उनको भी बदलने में बहुत समय लगेगा। सो वी हैव टू गेट अवेयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद शादी होने से कोई आपके अपॉर्चुनिटीज में कोई नहीं कह सकता कि शादी होने के बाद आपकी ग्रोथ रुक गई। नहीं, आप ग्रोथ, उसके बाद मैंने जो कुछ पढ़ा, मैंने 5-6 लैंग्वेजेस पढ़ी, मैंने दुनिया देखी, मैं वर्ल्ड में ट्रैवल किया, मैंने जहाज की तकनीक सीखी। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैरीटाइम इंजीनियर। ऑन द जॉब, बाय बीइंग ऑन द शिप, आई लर्न हाउ टू गेट द फ्यूल से लेके। ये आपकी अपनी एबिलिटी है। हमें कभी भी, हम स्त्रियों को अपनी एबिलिटी को सीवी से जोड़ के नहीं देखना है। योर ग्रोथ इज नॉट रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स। जी, शिक्षा और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। शिक्षा पैसे से अर्जित की जा सकती है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जी, जी। उसकी कोई ख्याल नहीं। सो दिस इज माय टेक ऑन करंट सिस्टम की शुरुआत हमें अपने परिवारों से करनी पड़ेगी, अपने आसपास जो है वहीं से। आई होप। रुचि, मेरा इसमें एक टेक है। देखिए, मैं शहरी परिवारों की बात नहीं करता, या जहां 1 या 2 बच्चे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एफ्लुएंट फैमिली थी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स में और गांव में आज भी बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज की तो बात छोड़ दीजिए, भाई के बराबर पेट भर, उसके बराबर भोजन भी मिल जाए, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता आज भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे गांव में है। और ये दुराव मैंने बाप को करते नहीं देखा है। सुनिए, 99% केसेस में ये दुराव माताएं खुद करती हैं। दूसरी चीज, मैंने गांव में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं हमेशा एक बात कहता होता था कि लड़का 8वीं क्लास तक गांव में लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। 8वीं के बाद लड़के को 9वीं क्लास में यूपी कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाएगा बनारस में, लड़की गांव के ही मिडिल स्कूल में भेज दी जाएगी 9वीं क्लास में। लड़की बड़ी मुश्किल से 10वीं करेगी, उसके लिए लड़का खोजना शुरू हो जाएगा, और फिर लड़का जो है यूपी कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद भेज दिया जाएगा कि लड़का भैया जाए कंपटीशन की तैयारी करत हूं। लड़की की तब तक शादी कर दी जाएगी। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, और अभी भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वर्ग, देखिए, ये जो आपको विमेन लिबरेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और है ना, ये विमेन एम्पावरमेंट का जो ये जो लंतरानी है, ये अभी भी बहुत सीमित समाज में, शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिल रही है। ग्रामीण भारत आज भी अपनी बेटियों को ताले में ही बंद करके रखता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए बच्चियों को संघर्ष करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरा सवाल वैशाली से है।
कि आज की लड़की भाई के बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, जो शहरी लड़की है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं? क्या अभी भी शहरी लड़कियों को भी, या जो बेटर इनकम ग्रुप्स फैमिलीज हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, वहां पे लड़कियों की आज क्या स्थिति है? आज जो 17-18 साल की लड़की है उसका क्या सिनेरियो है समाज में? तो आपने कहा कि लोअर इनकम ग्रुप, तो सर जो लोअर इनकम ग्रुप है वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है गर्ल्स और बॉयज में, बच्चों में। बट जो मिडिल क्लास फैमिली है या अपर मिडिल क्लास फैमिली, उनके पास कोई वजह नहीं है कि वो अपने बच्चों को कम खाना दे या कम रिसोर्सेज दे या उनकी हाँ, फैसिलिटी में कोई कमी करे, है ना। तो वो कोई मजबूरी, तो जो गरीब फैमिली है या लोअर इनकम फैमिली, उनकी कोई मजबूरी नहीं, या कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी एक बेटी को कम खाना मिले अगर उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो, है ना। तो वो यही देखेगी ना कि घर में काम कौन कर रहा है। एक 17-18 साल का लड़का है जो घर में बाहर जाके काम कर रहा है, और एक बेटी जिसको पढ़ाना भी नहीं है, जिसकी एक टाइम के बाद शादी कर देगी है, तो उसको वो फिजिकली कितनी स्ट्रांग है इससे वो फैमिली को कोई मैटर नहीं करता। तो वो घर में कम खाना खा के भी रह जा रही है या कोई भी स्किल सीख नहीं पा रही है, तो फैमिली को उससे कोई इश्यू नहीं होगा, वो कैसा भी लड़का देख के उसकी शादी कर सकते हैं। बट लड़के के लिए स्किल सीखना जरूरी है, क्योंकि वो बाहर जाके जॉब करेगा, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो लोअर इनकम ग्रुप में तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और वो कोई मजबूरी ही होगी, वो कोई जानबूझ के कोई भी फैमिली या कोई फादर या मदर की चाहेगा नहीं सर। तो अपर मिडिल क्लास फैमिली में तो सारी फैसिलिटी है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और जो फैमिली के पास नहीं है तो कुछ तो उनकी मेंटलिटी भी है कि अच्छा बेटे को खिलाओ पिलाओ, उसकी अच्छी बॉडी बनाओ ताकि वो बाद में कुछ अच्छी स्किल सीखे, अच्छा एजुकेशन ले, बाहर जाए, पढ़ाई करे और फैमिली को सपोर्ट करे। जनरली लोगों में, गांव में ये मेंटलिटी होती है कि बेटी को पढ़ा भी लेंगे तो क्या ही कर लेंगे, एक पॉइंट के बाद तो इसको इतना भी पढ़ा देंगे तो 20-21 के बाद तो इसकी शादी हो जानी है, तो ये हमारे किस काम की आ रही है, या हम इस पे इतने क्यों पैसे लगाए, है ना। तो ये चीजें मैं कहूँगी लोगों की मेंटलिटी विलेज एरिया में, गाँव में। शहरों में लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो वो इस चीज को ज्यादा माइंड नहीं करते। वो बेटे और बेटी को इक्वली मानते हैं, और वो सारे रिसोर्सेज भी बेटे बेटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एजुकेशन हो या फिर कोई भी रिसोर्सेज हो या फिर खाने पीने से लेकर हर फैसिलिटी में। शहरों में लड़कियां कार सीखती है, स्कूटी सीखती है, बट विलेज में आज भी ये पेरेंट्स कम है कि उनको है कि क्यों करना है, भाई तो है वो तो सपोर्ट करेगा, वो तो लेके आएगा गैस की टंकी, वो तो उठाएगा, वो तो तुमको छोड़ने जाएगा, वो तो सपोर्ट करेगा, तुम्हें क्यों करना है। एक पॉइंट के बाद शादी कर देंगे तो फिर वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी सारी चीजें, तो एक फीमेल को काफी ज्यादा तो आपको वैशाली, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप चूंकि अब बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि वो लड़की ये सोचती कि या तो जब उसकी शादी नहीं होगी तो पापा है या तो भाई है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रोल चेंज जाएगा, उसके बाद जब शादी होगी तो हस्बैंड हो जाएगा उसकी देखभाल। मतलब उसको ये जता दिया जाता है कि सारी जीवन आपको किसी ना किसी पुरुष के संरक्षण में रहना है, तभी शायद आप बाहर निकल सकती हो। उसको कभी ये नहीं सिखाया जा सकता कि आप बिना किसी संरक्षण के भी अपने आप में एक आत्मविश्वास लेके आप भी रह सकती हैं। यहाँ पे भारतवर्ष में क्या आपको पता है, मैं बहुत सारे विदेशों में, और मैंने काफी, मेरा एक अनुभव रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाउस वाइफ, विदेशों में कॉन्सेप्ट हाउस हस्बैंड का भी है, और वो वॉलेंट्री है, उसमें किसी की कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा भी है कि लड़की कमा रही है, लड़की ब्रेड विनर है, लड़की कमाती है, वो घर देखता है या वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कुछ और अपना प्राइवेट काम कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली बिटवीन टू पीपल। वो लेकिन हमारे यहाँ एक शादी के बीच में एक लड़के लड़की के अलावा बाकी सारी मान्यताएं भी होती हैं जो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। एक प्रैग्मेटिक सोच जो हमारी है वो प्रैग्मेटिक सोच ही चलती है। ये जो सूडो आप बता रहे हैं कि सूडो फेमिनिज्म और ये जो अपना जो है विमेन एम्पावरमेंट, ये वाकई एक लंतरानी है, क्योंकि हम लड़कियों को ये कह रहे हैं फेमिनिज्म के नाम पे या एम्पावरमेंट के नाम पे कि आप बाहर चली जाइए, आप रात को क्लब में भी, लड़के क्लब में जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते, है ना। या लड़का स्मोक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं। अरे आप करिए, अगर आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने के लिए स्ट्रांग इनफ है तो आप करिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये कहीं से भी फेमिनिज्म नहीं है। आप लिबरेटेड, आपको एक संजीदा समझदार अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को सेफ रखते हो, आप ग्रोथ कर सकते हैं, आप एम्पावर्ड बन सकते हैं। एम्पावर्ड कैसे बनेंगे, पढ़ी लिखी है
तो मत हुई फाइनेंशियल डिपेंडेंट किसी के ऊपर। और अगर नहीं फाइनेंशियल डिपेंडेंट, चलिए कोई और भी आपको कर रहा है, इसका मतलब आपको कोई कंट्रीब्यूशन घर में कम नहीं हो गया है। जस्ट बिकॉज योर हाउसवाइफ कैन बी ए चॉइस। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की भी कह सकती है मुझे नहीं करना था, लेकिन जॉब ना करने का मतलब नथिंगनेस नहीं है। शी इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस, शी इज स्टिल समथिंग, शी कैन स्टिल डू सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग शी कैन डू। तो अगर बात करते हैं कि हाँ उसको शादी करनी है, बच्चे करनी है, तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी, दो बच्चे लगे तो उन्होंने 3 बार सत्ता संभाल ली। इतनी सारी हमारी मंत्री है, इतने सारे हमारे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, नासा में लेडीज बैठी हुई हैं, कंपनी की सीईओज हैं, कोई ग्रोथ किसी की कम नहीं हो सकती। एंड नोबडी कैन फोर्स यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही पैदा करने हैं, या आपको सिर्फ, हाँ आप शौक से करती हैं, बहुत अच्छी बात है, यू वांट टू डिवोट योर लाइफ टू योर चिल्ड्रन, वो भी आपका एक मोटिव, आपका उद्देश्य, आप उसको पूरा करिए, बहुत खूबसूरत चीज है ये, बहुत सुंदर बात है कि कोई माता बन के अपना जीवन को पूर्ण समझती है। लेकिन देखिए माता पिता समाज को जो पीछे हो गया ना, बैकडेट में नहीं जा सकते, पुरानी फाइलों में नहीं जा सकते, स्लो प्रोग्रेशन हम कर सकते हैं अपने आप को। और सबसे पहले हम ये सोचना शुरू करना चाहिए, आप गांव में, देहातों में, मिडिल क्लास में, पहले खुद लड़की ये तो समझे कि क्या मैं हूं पावरफुल, मेरी पावर, अब मैं अगर कल जाके बाइक चला लूं, मैं रॉयल एनफील्ड चला लूं, वो पावर नहीं है, पावर इज इन द माइंड, इट्स ऑल हियर। सो इज शी पावरफुल हियर, डज शी नो कि भाई हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो इस पढ़ाई के बाद मेरी एक चॉइस है कि मैं जाना चाहती हूँ इंजीनियरिंग में, मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, ठीक है कर दो शादी, शादी के बाद भी मैं यूपीएससी करूंगी, मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद भी मैं कर सकती हूँ। आपकी बुद्धि को आपसे कोई छीन नहीं लेगा, आपके हुनर को, आपके कौशल को, आपके ज्ञान को कोई आपसे छीन नहीं सकता। सो आई थिंक समवेयर वी हैव टू स्टार्ट, कहीं ना कहीं से तक शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने आप से ही करनी पड़ेगी। मैं रुचि, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए आप लोग अपने को म्यूट कीजिए, पीछे से साउंड आ रहा है। विमेन एम्पावरमेंट, मैंने गांव में रह के बहुत साल तक बड़े ग्रास रूट लेवल पे काम किया, तो मैंने ये महसूस किया, और हम कुछ बच्चियों महिलाओं के साथ काम कर रहे थे, तो मैंने गांव में रह के 2 चीजें महसूस की। मैंने कहा भाई गांव की जो बच्ची है, सबसे पहले तो उसको पढ़ना लिखना सिखा दो, अगर डिग्री नहीं भी दिला सकते हो तो उसको बेसिक साक्षरता सिखा दो, पहला चीज जो, क्योंकि हम मुसहर बच्चों के साथ काम कर रहे थे, जिनका मतलब जो लेवल है, रुचि आपको तो शायद पता होगा, वैशाली नहीं जानती होंगी शायद, आपको तो पता है मेरा घनघोर गरीबी, घनघोर निचले वर्ग से आते हैं, वो तो एकदम नहीं, गरीबी वर्ड तो फेल हो जाता है, गरीबी से और ज्यादा नीचे जाता है, सोशल स्ट्रेटा में बहुत नीचे है वो। हाँ, तो मुसहर बच्चियों के साथ हम काम कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कम से कम इनको इतना जरूर पढ़ा दो कि ये बस का नाम पढ़ सके, पहला। उसके बाद मैंने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट के, वैशाली आप म्यूट कीजिए खुद को, हाँ, तो मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा 5-7 साल की बच्ची को सबसे पहले साइकिल चलाना सिखा, क्योंकि मैंने गांव की औरतों को साइकिल न आने की वजह से या बाइक स्कूटी न चला पाने की वजह से बहुत परेशान होती देखा है। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक लड़के को साइकिल चलानी बेशक ना आए, मैंने अपने स्कूल में पढ़ने वाली उदयन की हर बच्ची को आते ही मैंने कहा नहीं, पेंसिल वेंसिल बाद में, 5-7 साल की बच्ची, मैंने कहा पहले साइकिल चलाओ। बहुत बड़ा कंपाउंड था हमारे घर में, हम पहले उनको साइकिल चलाना सिखाते थे। जब सब बच्चियों ने साइकिल चलानी सीख ली, अच्छी तरह एक्सपर्ट हो गई, फिर 1-2 साल जब साइकिल चलाती नहीं, तो मैंने कहा अब चलो स्कूटी चलाओ। बाकायदा मेरे घर में एक स्कूटी सिर्फ इसलिए थी जो बच्चों को स्कूटी चलाना सीखने के लिए। और उसके बाद मैंने कहा अब इनको बेसिक सर्वाइवल हमने दे दी, पढ़ना लिखना सिखा दिया और साइकिल स्कूटी चलानी सिखा दी, पहली बात। अब मैंने कहा इनको मशीन सिखा दो, या हाथ का कोई, जैसे ब्यूटी पार्लर कोर्सेज कराए। मैंने कहा कुछ नहीं, चलो कपड़े प्रेस करो। 2-3 लड़कियों को हमने सिर्फ, लोगों ने कहा अपने घर के कपड़े प्रेस करा रहा है, और मैंने कहा हम उनको कपड़े प्रेस करना सिखा रहे हैं, प्रोफेशनली कपड़े कैसे प्रेस किए जाते हैं, और मैंने कहा बेसिक स्टिचिंग सिखा दो। देखिए विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये मैं नहीं मानता हूं कि वो मर्दों की तरह
सिगरेट फूकेगी या मर्दों की तरह रात को 12 बजे तक लड़कों की तरह सड़क पे घूमेगी तभी वो एम्पावर्ड वुमेन कहलाएगी? नहीं, उसको जीवन में सरवाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और उसका स्किल डेवलपमेंट, कि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में सरवाइव कर सके। और दूसरी चीज, मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक बात की, आई विल नेवर स्पून फीड यू एंड आई विल नेवर होल्ड योर फिंगर। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो और सारे काम खुद करना सीखो। और मैंने अपनी बेटी को जो सबसे पहले काम सिखाया, अकेले ट्रैवल करना सीखो, सोलो ट्रैवलर बनो। मैंने अपनी बेटी को बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कराए, मैंने अपनी बेटी को पूरा हिंदुस्तान घुमाया अकेले। मैंने कहा सोलो ट्रैवल करना सीखो और ये बहुत निर्मम दुनिया है, इसमें सरवाइव करना सीखो। अकेला खुद रिजर्वेशन कराओ, खुद अपनी जर्नी प्लान करो, कहां जाना है खुद। आज वो पूरे हिंदुस्तान में अकेले घूमती है। बहुत सही बात है, बहुत सही काम है। अच्छा, तो वैशाली एक बात बताइए, मैंने बहुत सी, एक मेरा एक परिचित लड़का था, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी ना, नहीं मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, मैं आपके बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। तो एक दिन ना, मैं बहुत दिन तो देखता रहा उसका ये नौटंकी, फिर मैंने उसको एक दिन बहुत कायदे से डांटा। मैंने कहा चुप, मैंने कहा तुम इसको आप बहुत बड़ा गुण समझती हो क्या, कि मैं पोंछ की तरह तो अपने पति के पीछे सारी जिंदगी लटकी रहोगी? मैंने कहा बी एन इंडिपेंडेंट वुमन। ये क्या मतलब हुआ कि कहीं भी तुमको जाना तो तुम्हारा पति लेके जाएगा तभी तुम जाओगी? मैंने कहा इसको तुम बहुत बड़ा गुण मान रही हो क्या? लड़कियों का एक माइंडसेट हमारे पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने तैयार किया है। वैशाली आप क्या कहेंगी इसके बारे में? सर मेरा ये मानना है कि ये जो माइंडसेट है फीमेल का कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, ये कहीं ना कहीं उनके बचपन से ही जुड़ा हुआ है, जो उनके पेरेंट्स से उनकी अपब्रिंगिंग की गई है। बचपन से उनके मन में ये डाला गया है कि हर चीज लड़का ही करेगा, उसको कुछ भी नहीं सिखाया जाता, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाई जाती, लाइक स्कूटी चलाना भी नहीं तो साइकिल भी नहीं, कभी कभी तो गैस की टंकी भी उठाना नहीं जानती है फीमेल। तो जब एक एज के बाद उसकी 20-21 की अर्ली एज में शादी कर दी जाती है, माइंडसेट में हमेशा ये डाल के रखा जाता है कि एक एज के बाद तो शादी करनी है, तो लड़की को भी लगता है कि उसको ये सारी स्किल्स सीखनी ही होगी। बचपन से देखा है कि पापा ने किया या भाई ने किया, बाद में हस्बैंड करने वाला है, तो उस वो कभी जरूरी समझती ही नहीं है कि ये स्किल्स जो है वो मुझे आनी चाहिए, या कोई अर्निंग वाली स्किल्स है उसके बारे में वो कभी सोचती नहीं है। उसको लगता है शादी हो जाएगी तो हस्बैंड करेगा, तो वो स्किल डेवलपमेंट में इतना ध्यान नहीं देती। दूसरा, उसके माइंडसेट पे वो चीज आ गई है इतने सालों में, 20-20, 21-22 साल में। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जनरली जो हस्बैंड है वो भी कुछ नैरो मेंटलिटी के होते हैं, या उनको ये लगता है कि नहीं वो काम जो है वो मैं तो कर रहा हूँ तो तुम्हें करने की क्या नीड है। तो कई बार ये चीज भी होती है कि तुम अकेले क्यों जाओगे। तो कई बार तो बॉयज की जो नैरो मेंटलिटी है, हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि फीमेल को ही करने का मन नहीं, या उसको अकेले कहीं नहीं जाना, या सोलो ट्रिप नहीं करनी, या ट्रैवलिंग नहीं करनी, या फोन पे नहीं करना है, या फिर कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, या रेलवे की बुकिंग नहीं करनी है। तो कई बार तो कुछ मेल ही उनको अलाउ नहीं करते कि मैं तो हूँ, मैं कर लूंगा ना, तुम्हें इन सब चीजों की क्यों रिक्वायरमेंट है करने की, या तुम क्यों इतना हर चीज को आगे आगे आ रही हो, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ उस चीज को। तो कई बार मेल ही उनको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि उनके हस्बैंड हो गया कि मैं कर लूंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। वो जो है कॉन्सेप्ट कि मैं हूं ना वाला, शाहरुख खान वाला, कि मैं तो हूँ, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो कई बार ये माइंडसेट भी फीमेल को उनको कुछ ना सीखने के लिए या कोई नई स्किल डेवलप ना करने के लिए भी मजबूर करता है। और वो चाहती है कि मेरा जब सारा काम ऐसे ही हो रहा है, या मेरे बैक सपोर्ट में मेरा हस्बैंड है जो ये सब काम करके दे ही रहा है मुझे, तो मुझे ये नई स्किल्स क्यों सीखनी है, मुझे ऐसा क्यों करना है कि मुझे इससे अर्निंग हो, या फिर मैं बाहर जाऊं तो बुकिंग कर लूं ओला की, तो मुझे क्यों करना है, और ऑफिस में बैठ के हस्बैंड तो कर दे रहा है, या कार लेके आ तो जा रहा है। तो मैं कहूंगी कि कभी कभी तो हस्बैंड की भी ये मेंटलिटी है, घर के पेरेंट्स की या भाई की या फादर की भी है, कि उन्होंने वो माइंडसेट फीमेल के अंदर डाला है बचपन से लेके, तब वो अभी यंग भी हो गई है, शादी भी हो गई, तो फिर हस्बैंड की भी वो मेंटलिटी है, ये भी कई बार ये चीज होती है। बाकी रुचि मैम से जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज में। आप बहुत सही कह रहे हैं वैशाली। और जहाँ आज आप हैं, मैं भी कभी वहां थी, तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। बहुत जल्दी उम्र में मैं 19 साल की थी, तब मुझे बहुत छोटे शहर से उठा के और मुझे सीधा जाना था अमेरिका। जो कभी दिल्ली अकेली नहीं गई बच, लेकिन
वहां से बॉम्बे गए। बॉम्बे में उस जमाने में आपको वीजा लेने के लिए वहीं रुकना पड़ता था। कैनेडियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी वहीं मिलती थी। तो वहां थी बॉम्बे में, तो ये नहीं पता लोकल ट्रेन उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे। सम ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहां से गई। वहां से ट्रैवल करते करते 3 दिन 4 दिन में अलग अलग फ्लाइट चेंज करती हुई मैं पहुंची। एक बहुत बड़ा सबके अंदर डर होता है, लेकिन हमने, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अगर अपने पंख फैला के उड़ना है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी सारी ड्यूटीज को पूरी करते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हुए भी हम लोग फ्रीडम पा सकते, लिबरेशन, वी कैन बी लिबरेटेड। और दुनिया में अगर सबसे बड़ा अभिशाप कोई है किसी भी के लिए, तो वो अभिशाप है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना। वो चाहे कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, डिपेंडेंसी अपने आप में एक अभिशाप। तो हम भले ही एक हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन अगर मेंटली डिपेंडेंट हो गए, या हम समझिए कि स्पिरिचुअली हमारी मानसिकता को भी किसी ने अगर ग्रहण कर रखा है, तो वो एक तरह का अभिशाप है। फिर मैंने भी आप जैसे बता रहे, मेरे ही इस ग्रुप में मेरे ख्याल से हार्डली कोई लेडीज है कि जो आप कह रही कि बिना हस्बैंड के हो जाने का सोच सके या सोलो ट्रैवल कर सके। मुझे दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे आपने बताया बाबा जी, कि किसी भी कोने में आप भेज दीजिए, कोई डर नहीं है 100 पुरुषों के बीच में काम करने को। ये मानसिक रूप से हमको मजबूत होना, तब हमें जो है स्वतंत्रता मिलेगी। अब अगर हम यही सुनते सुनते अपने आप को सोच लेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमारा टिकट हमारा हस्बैंड बुक कराएगा, नहीं तो मेरा भाई बुक कराएगा, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया तो भाई तू ले जा करा ले, नहीं। लर्न, ओनली वे इज टू लर्न। जैसे ही आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल है, जैसे ही आपके सामने लगे, आपको कहा जा रहा है कि आप नहीं कर सकती, टेक दैट चैलेंज एंड डू इट। इट्स वेरी सिंपल। तो एक धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते करते, हमारी, मैंने बताया ना जैसे कि आपको, कि मानसिक रूप से हमको स्वतंत्र होने में कोई शक्ति, ठीक है आपकी सामाजिक परिस्थितियां हैं या हमारे एक रीति रिवाज है, उनमें हम उनमें कह सकते हैं, और जाना खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं, बड़ों का सम्मान करना भी कोई बुरी बात नहीं है, अपने पति को देखना, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें कहीं भी किसी भी रूप से आपको मानसिक रूप से कोई नहीं बंदी बना सकता। आपकी मानसिकता से आप निर्धारित कर सकते हैं। एक समझदार लड़की जो होगी, पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, उसके अंदर बुद्धिमानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक आदमी बुद्धिमान हो या ना हो, एक बुद्धिमान औरत एक वंश को जन्म देती है, एक पीढ़ी को जन्म देती है। और वही बुद्धिमान औरत जाके जो आज बहन होती है, बेटी है, वो अगर पत्नी बनती है, फिर वो माँ बनती है, फिर वो दादी बनती है, परदादी बनती है, उसके आगे। तो इस स्त्रियों का पढ़ा लिखा, आपने जैसे कहा, स्त्रियों का शिक्षित होना, उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होना, उनको अपनी मानसिक शक्तियों को समझना, और उन मानसिक शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक बेहतर जिंदगी देना, खुद भी रहना, दूसरों को भी देना, यही है एम्पावरमेंट। अब बाकी कोई एम्पावरमेंट नहीं है। वो छोटी हाफ शॉर्ट पहनना एम्पावरमेंट नहीं है, कि हम तो आधे ही कपड़े पहन के घूमेंगे, या हम तो ऐसे ही करेंगे, और लड़के ऐसे करते तो हम क्यों नहीं घूम सकते ऐसे, हम भी शर्ट उतार के घूम। ये बेवकूफी की बात है। ये टोटली एक जो हमारा वेस्ट से जो आया है ना एक कचरा, वो है। वहां से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। वहां ट्रेलर ट्रैश जो होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं। वहां एक बच्चे को ये नहीं पता कि पहला वाला मेरा बाप है कि दूसरा वाला बाप है, कि शादी वाला बाप है कि इलीगल बाप है, किसी को कुछ नहीं पता। भगवान की तरह से अभी हमारी सोसाइटी उस लेवल पे नहीं पहुंची है। तो ये जो वहां से एक इम्पोर्टेड हमारे पास कचरा आ रहा है ना, मानसिक कचरा जो आ रहा है, उससे दूर। एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप साड़ी पहन रही हैं, बिंदी लगा रही हैं, गजरा लगा रही हैं, लेकिन आप नासा में बैठ के मिशन मून चला रही है, मिशन मंगल चला रही है। दैट इज एम्पावरमेंट। एंड दैट सेम लेडी व्हेन शी गोज होम, वो अपने घर में जाके उपमा बना लेती है, वो मंदिर पे अयप्पा के मंदिर में जाके पूजा भी कर लेती है। दैट इज एम्पावरमेंट, दैट्स अ रियल एम्पावरमेंट। बाकी जो वेस्टर्नाइज एक सूडो एम्पावरमेंट और ये सब क्लियर करते हैं, कुछ नहीं। आप घर में नॉर्मल स्थिति में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, यू कैन बी एम्पावर्ड एज अ बीइंग मेंटली स्ट्रांग। तो आपके सामने बहुत सारी, आप करिए अपॉर्चुनिटी। आपको यूपीएससी में आपको लगता है, आप जाइए, आप पढ़ाई करिए। और अगर नहीं आ सकती तो सामाजिक प्रेशर में यूपीएससी मत करिए, करिए तभी जब आपको लगे कि आप कर सकती है। कोई सीवी इंप्रूव, हमें कुछ भी सीवी इंप्रूव, मेरे पास बहुत सारे लोग इंटरव्यूज के लिए आते थे, जॉब के लिए आते थे, जॉब इंटरव्यूज में। तो कुछ इंजीनियर बच्चे आए, लड़के आए, लड़कों से मैंने पूछा आपका क्या एमटेक है? मैंने बोला तुम्हारा
उसका डेजर्टेशन का सब्जेक्ट क्या है, डेजर्ट सब्जेक्ट बताते थे। कोई रोबोटिक्स बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 4 सवाल पूछ लिए तो उन्हें गड़बड़ा जाते थे। तो हम सीधा मैंने पूछा कि भाई जब तुमने जिस सब्जेक्ट में थीसिस डेजर्टेशन है तुम्हारा, तो तुम तो सीधी सी बात है मैम, किसी और ने किया। तो हम सारी पढ़ाई अंडर प्रेशर करते हैं कि भारतवर्ष में 90 छोड़िए, अब 95-90% इसलिए पढ़ते हैं कि सामाजिक प्रेशर। हम ना ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ना हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। हम सिर्फ नौकरी पाने के लिए, हम सिर्फ शादी करने के लिए, हम सिर्फ कंपटीशन में आने के लिए पढ़ाई करते हैं। मैम हम सर से पूछते हैं। ओके ओके, आपका टॉपिक आई कंप्लीट डोंट हो गया? सर, आप बताइए अगर मैं कहीं गलत हूँ या। सर मैं बोल रही थी, मेरा एक पॉइंट है कि जनरली आज की डेट में बहुत चल रहा है फेमिनिज्म फेमिनिज्म। तो गर्ल्स ने तो या फीमेल ने अपने अकॉर्डिंग बहुत फेमिनिज्म की डेफिनेशन बना रखी है कि ये चीज है तो ये फेमिनिज्म है, ये नहीं हुआ तो ये फेमिनिज्म है, ऐसा कर लिया तो ये फेमिनिज्म है। तो एक ट्रू फेमिनिज्म आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर? एक मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे फेमिनिज्म देखते हैं? क्योंकि हमारी फीमेल की तो 100 तरह की डेफिनेशन ऑलरेडी बनी हुई है, या बॉलीवुड में अलग है, नॉर्मल लोगों के बीच अलग है, कॉलेज में अलग है, फ्रेंड सर्कल में फेमिनिज्म अलग है। तो एक आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि ट्रू फेमिनिज्म आप किस चीज को मानते हैं कि ये चीज होगी तो मैं कहूंगा कि ये एक्चुअल फेमिनिज्म है जो समाज में जरूरी भी है और फेमिनिज्म को एग्जैक्ट डिफाइन करता है कि ये फेमिनिज्म हो सकता है। सर आप बोलिए इस पे, आपके पास काफी वर्ड की पावर है तो हम आपको सुनेंगे। देखिए, फेमिनिज्म की मेरी परिभाषा क्या है भाई। वैशाली आप म्यूट करिए खुद को, आपके बैकग्राउंड से ना साउंड आ रही है। हाँ देखिए, प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई ना, तो जो फीमेल ऑफ द स्पीशीज थी ना, उसको शेप और साइज में इन मोस्ट ऑफ द केसेस छोटा बनाया। सृष्टि, ईश्वर, जो ईश्वरीय सत्ता, ये मूर्ख तो नहीं थी। क्यों? अरे भाई, एवोल्यूशन के हिसाब से धीरे धीरे एवोल्यूशन इवॉल्व होकर बड़ी हो जाती। आखिर क्या बात है कि जितनी भी फीमेल ऑफ द स्पीशीज हैं वो दे आर स्मॉलर इन साइज। दैट मीन्स नेचर वैसा चाहती थी, नेचर ने वैसा। और नंबर 1, और नेचर ने महिला को संतति के लिए डिजाइन किया है। शी विल, उसके अंदर मातृत्व की भावना आएगी, नंबर 1। वह संतति उत्पन्न करेगी और उसका पालन पोषण करेगी। यह ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा ही व्यवस्था बनाई है। नेचर कह लीजिए चाहे ईश्वर कह लीजिए। तो फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं नेचर के इस नियम के विपरीत जाके काम करूंगी। महिला को संतान उत्पत्ति और मातृत्व और परिवार पोषण का जो भाव है वो है और रहना चाहिए। आप इसके विपरीत दिशा में जाके और फेमिनिज्म का झंडा उठा लें। अच्छा, दूसरी चीज है, जो महिलाओं में कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, थोड़ा हेजिटेशन, थोड़ा सा है, ये सारी चीजें जो शर्मो हया, देखिए ये नेचुरल चीजें होती हैं। अब आप नेचर के विपरीत जाके अगर आप वही जेएनयू वाला फेमिनिज्म का झंडा उठा के आपको नेचर के विपरीत कार्य करना, आप कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आजकल की लड़कियों ने एक और फंडा आ गया है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं एक मैरिज काउंसलिंग में एक कपल की काउंसलिंग कर रहा था, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो मैंने बोला, फिर मैंने उसके हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा भाई ये तो नहीं बनाएगी, तू क्या करता है? बोला जी मेरे से बाहर का खाया नहीं जाता। मैंने कहा इससे पूछो ना, इससे तूने पूछा अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो खाएगी क्या? बोला मेरी नौकरानी बनाएगी। तो मैंने कहा उसके लिए तू कमा ले। अच्छा, वो कमाती भी नहीं थी, शी वॉज 100% हाउस वाइफ, पर उसकी जिद थी मैं खाना नहीं बनाऊंगी।
तो मैंने कहा मेरे जैसा पति होता ना बेटा तुझे भूखा मार देता, खुद बना के खा लेता, और तुझे कहता कि चल अच्छा जिस दिन नौकरानी नहीं आएगी चल चल तूने तेरे लिए नौकरानी रख दी, हमने हाउस हेल्प रख दी। पर इंडियन हाउस हेल्प का आपको पता ही है 6,000 तो रुपल्ली देते हो उसको, और उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो एकदम डेडिकेटेड होके काम करे। मैं अपनी वाइफ को हमेशा ये समझाता हूं, मैंने कहा यार जिनसे तुम जो क्वालिटीज एक्सपेक्ट कर रही हो ना, वो 1.5 लाख की सैलरी में वो क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाती हैं। मैंने कहा 3500 रुपल्ली देती हो तुम 4,000 इस बेचारी को, और एक्सपेक्ट करती हो कि ये तुम्हारे से भी ज्यादा सिंसियर हो जाए। मैंने कहा तुम्हारी 1.5 लाख सैलरी है 2 लाख, और मैंने कहा तुम वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी 4,000 की सैलरी पे है, तो मैं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा चलो तुमने हाउस हेल्प रख दी, वो नहीं आएगी, फिर बेटा तो उस दिन क्या खाएगी, जोमेटो स्विगी, अच्छा चल मंगा ले खा ले, देखे हम भी देखेंगे तो कितने दिन जोमेटो स्विगी। पर लड़की की जिद है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो मैंने उसके हस्बैंड को समझाया कि मैंने कहा तू अपना बना के खा लिया कर, इसको बोले तू जोमेटो स्विगी बना। अल्टीमेटली वो शादी नहीं सरवाइव की। क्यों? क्योंकि लड़की ने अपनी पूरी पर्सनालिटी, पूरी ईगो को इसलिए बना था कि मैं क्यों किसी को बना के खिलाऊं, मैं कोई किसी की नौकरानी हूं। देखिए जी, ये जो सोच है ना, मैं किसी की नौकरानी हूं क्या, लड़कियों में या पुरुषों में भी, आप अगर परिवार का पोषण कर रहे हैं तो ये आपका सामाजिक नैतिक कर्तव्य है कि आप परिवार के पिता हैं। पिता की जो पिता पा शब्द, पा रक्षणे धातु से पिता शब्द की निष्पत्ति हुई है, वह जो पोषण करे। ठीक है, आज की सोसाइटी में हमने पोषण का जो है बोझ जो है माताओं पे भी डाल दिया है। हम अपनी वाइफ से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम भी कमा के लाओ। खैर वो सब बातें समाज के साथ बदली हैं, पर विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो महिला, जो माँ या एक औरत होने के जो इनहेरेंट जो ईश्वर प्रदत्त जो क्वालिटीज है ना, उनके विपरीत जाके काम करें। रुचि आप कुछ कहना चाहती थी? आप म्यूट हैं रुचि, आप म्यूट हैं। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से आपने जो एक आपने जो बताया किस्सा, ऐसे 2-4 किस्से मेरे पास भी हैं कि पहली चीज तो जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और जितनी लड़कियों को ये शिकायत है कि वो खाना नहीं बनाएंगी, मेरा एक ही सवाल है उन लड़कियों से, अगर उनको खाना बनाने में इतनी ही आपत्ति है तो जीवन भर उनके घर में उनकी माँ ने जो खाना बनाया, क्या उनकी माँ नौकरानी थी? क्या उनके बाप को जो उनकी दादी ने खाना खिलाया, क्या उनकी दादी नौकरानी थी? अगर उनकी दादी नौकरानी नहीं है और उनकी माँ भी नौकरानी नहीं है, तो ये लड़की खाना बनाने से कैसे नौकरानी बन गई? और जो नौकरानी है वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो खाना बनाती है। तो खाना बनाने को स्टेटस से कब और कैसे किसने जोड़ दिया? ये जोड़ा मेरे साथ आप भी जैसे बता रहे, एक किसी का लड़की उड़की देखने गए थे हम भी परिवार में, तो लड़की देखने में तो माता पिता बड़े फक्र से कह रहे थे कि अरे हमारी लड़की तो MBA में बहुत अच्छे नंबर आया। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, और सवेरे कॉलेज जाती है और दोपहर में आती है जो भी। तो हमने कहा बाकी कुछ क्या हॉबी हॉबी है कुछ इसकी? तो बोली नहीं, हॉबी तो कुछ ऐसी खास नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या हॉबी है? कुछ नहीं, यूट्यूब है उसकी हॉबी, यूट्यूब हॉबी है। तो हमने कहा उसके अलावा मतलब जब रहेगी, लड़का बाहर जॉब करता है क्या? नहीं जी, लड़की को खाना तो बनाना, यूट्यूब देखना हॉबी है ना, यूट्यूब देखना। उन्होंने ऐसे ही बोला कि यूट्यूब उसकी हॉबी है जो है। तो हमने बोला खाना, फिर खाना वाना नहीं जी, ऐसा है लड़की तो हमारी देखिए पढ़ाया लिखा, लड़की को इसलिए थोड़ी पढ़ाया लिखा है कि खाना बनाएगी, है ना, हमारी लड़की MBA किया हुआ है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी आप पढ़ी लिखी हो? बोले हाँ। मैंने बोला आप कितनी पढ़ी लिखी? बोले मैं MA पास हूँ। तो मैंने बोला आप तो नौकरानी हो उस घर की, शुरू से आज तो जब से शादी हो आप खाना बना रही हो, पति को खिला रही हो, लड़कियों को भी खिला रही हो, तो आप इनकी माओ की नौकरानी हो, आप नौकरानी तो आप भी हो फिर। तो खाना बनाना का नौकरानी का तो हमारी कल से हमारी सबकी माएं, सबकी दादियां, उनके बड़े सब नौकरानियां थी क्या? ये सोच कब और कैसे? अगर आप खाना बनाती नहीं तो आप खाना खाएंगे, जैसे आपने कहा खाओगी तो सही, वो खाना कौन बनाएगा? खाना खाना छोड़ दो, या तो वो गोलियां आने लग जाएंगी अभी भविष्य में, वो फूड वाली। जस्ट पॉप अप द पिल्स, पॉप द पिल्स। मत खाओ खाना, मत खाओ स्विगी जोमेटो, मत खाओ पिज्जा बर्गर। भाई आपको खाने का अगर शौक है तो बनाने का भी होना चाहिए।
सीधी बात है। नहीं तो गाय भैंस की तरह जो सामने डाल दिया खा लेना, फिर बोलना मत अच्छा है या बुरा है। करेक्ट? एम आई राइट? और यस यस सही मैं बात है, पुरुष बना लेगा। खाना बनाना एक बेसिक स्किल है, वो मेरे ख्याल से आदमी और औरतों दोनों को आना चाहिए। मैं नहीं कहती कि मैं लड़कियों को, सर दोनों वो को तो आना चाहिए। सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है ही, सर्वाइवल के बहुत लिए इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है है। ही, लड़के चाहे वो अकेले नहीं मेल हो या रहते, फीमेल हो। लड़के अकेले पीजी वो में तो नहीं रहते, लड़की फेमिनिज्म बात से करती है खाना नौकर। बनाना, और फेमिनिज्म खाना जिस दिन बनाना वाइफ की फेमिनिज्म तबीयत से खराब कनेक्ट हो नहीं जाएगी, है सर। एक एक करके बोलिए वैशाली, रुचि फिनिश कर ले तब आप बोलिएगा। हाँ जी। तो अगर वो लड़के को भी आना चाहिए, ठीक है भाई, वाइफ बीमार है, कभी चली गई, बच्चे हैं, कोई इमरजेंसी, सर्वाइवल तो आना चाहिए। तो ना कोई खाना बनाने से छोटा कमतर हो जाता है, ना कोई बात झाड़। मैं सारी जिंदगी विदेश, मेरे पास तो नौकर, मैं तो झाड़ू पोछा से लेके अपने घर की गार्डन की सफाई, बाहर की झाड़ू भी, गाड़ी की सफाई, सब। उससे मेरे बुद्धि में, मेरे स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। काम करने से आपकी निर्भरता कम होती है। नहीं तो आपको, जैसे आप बता रहे हैं, 32 रुपए वाली नौकरानी घुमाएगी। जिस दिन वो नहीं आएगी, उस दिन आपसे बर्तन नहीं मजेंगे, उस दिन आपसे आप सोचिए आप कितनी आश्रित हैं, आप कितने निर्भर हैं किसी के ऊपर, कि आप अपना पेट भरने के लिए एक जो 5वीं पास औरत है जो आपके घर आके, आप उसके ऊपर निर्भर है। ये आप कहाँ इंडिपेंडेंट है? यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट। आप अपने जी घर का झाड़ू पोछा खुद नहीं कर सकती और एक पेड वर्कर कर सकता, और आप एक्सपेक्ट करती हैं बेस्ट। आप जी करके दिखाइए 2 दिन झाड़ू पोछा, यू वांट बेस्ट सर्विसेज फॉर दैट मनी। जी। सो ऑल वैशाली, हैज टू गो। वैशाली आप कुछ कह रही थी। सर मैं कह रही थी कि खाना बनाना फेमिनिज्म से तो बिल्कुल जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये तो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि जैसे हम कहते हैं कि कार चलाना एक स्किल्स है, या फिर कोई अलग सी जो भी स्किल सीखते हैं हम लोग, ऑनलाइन हो गया या जिस भी टाइप का कोर्स, एक जो हम 3 महीने का भी कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स लेते हैं, तो वो भी हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है, या कोई इकोनॉमिक मतलब अर्निंग के लिए होता है। तो जो कुकिंग है, ये सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे भी आप इसको एक एज अ स्किल्स ही देख सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो यूट्यूब चैनल्स में सबसे ज्यादा जो वीडियोस चलते हैं वो कुकिंग के चलते हैं। और जैसे बहुत सारी फीमेल है जो आज की डेट में, जैसे कविता किचन है, इन्होंने इतना नाम कमाया है कुकिंग के चैनल से। लॉकडाउन में इन्होंने लाखों रुपए कमाए, बड़े बड़े फ्लैट्स लिए हैं, गाड़ी, हर चीजें लिए, बहुत ज्यादा ये लोग फेमस हुए। तो अगर खाना बनाना आता ही नहीं है तो फिर आपके पास एक स्किल्स कम है। अगर आपको कुकिंग एक प्रॉपर आती है तो या तो फिर आप उससे अप्रिशिएट भी किए जा सकते हैं, दूसरा है कि आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं, और तीसरा उससे आपको एक सोशल स्टेटस भी मिल सकता है। क्योंकि आज की डेट पे यूट्यूब हो गया या बहुत सी चीजें ऐसी है जहाँ पे आपको खाना बनाना एक बहुत बड़ी स्किल्स है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं बनाना आता तो ये बहुत फेमिनिज्म की बात है, या बहुत ही अच्छी, या बहुत जोर से या सबको बता के कि हमें नहीं बनाना आता, क्योंकि हम तो अभी फेमिनिज्म वाले मोड पे चल रहे हैं। तो मैं तो इस चीज को नहीं मानती, बल्कि ये एक प्रॉपर स्किल्स है, और आपको अच्छी कुकिंग आती है, मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल्स है, आपके पास जी खाना बनाने की कला है। नहीं नहीं, रुचि ने एकदम सही बात कही कि ये गलत पेरेंटिंग की वजह से बच्चों में ये बात भर दी गई है कि नहीं नहीं हमें तो खाना बनाना नहीं आता, और बड़े गर्व से बताती हैं कुछ लड़कियां कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा ये तो, एक एक ऐसी लड़की थी, एक महिला थी ऐसी जो बोलती थी, मैंने कहा ये तो डूब मरने वाली बात है। मैंने कहा सर ये अगर कूल तुमको बनने के चक्कर में है। ये कूल, इसको कूल बोलते हैं क्या? अरे वाह, तो फिर गर्म इसको क्या बोलते होता है? हैं, इसको बोलते हैं इसको कूल बोलते हैं बनना, वानाबी, दोस्तों के बीच में इसको कूल बोलते हैं बनना। वानाबी, इसको बोलते हैं वानाबी। और एक सिंड्रोम इसको बोलते हैं फोमो एंड फोबिया। वो कुछ नहीं है। आई मीन देते हैं, उनको लगता है खाने, जो क्योंकि उनको माओ से होती है, मेरी माँ ने जिंदगी भर खाना बनाया, मेरी माँ तो हमारा टिफिन लगाती थी, मेरी माँ तो इंफीरियर है मुझसे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, मैं कॉलेज गई हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती। तो बेटा तुमको खाना अगर तुम्हारी माँ ने जिंदगी भर टिफिन में पैक करके नहीं दिया होता, तो उस स्कूल कैंटीन में तुम जिंदगी भर खाना नहीं खा सकती ठेली से। वो तुम्हारी माँ ने ही बना के दिया था उस टिफिन को, नहीं, नहीं, वो भूल जाती है। मुझे बात है ना, मैं पढ़ती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, ये इसमें खाना न बनाने का हाउ डज इट स्टॉप यू? मैं एक बात बताऊं, मैं अपने देखो मेरी, मैं बोलती हूँ, कपड़े धोना भी आप कर सकती हैं, झाड़ू, आप अपने घर की सफाई, जो एक एक चीज बताइए, जिसका अगर 400-500 स्क्वायर फीट का घर है, उनको भी नौकरानी चाहिए, सारा दिन घर में बैठना है, करना क्या, यूट्यूब। और फिर उस वजन को घटाने के लिए आप जिम जा सकती हो, 5,000 रुपया महीना दे सकती हो। लेकिन ये कूल नहीं है कि भाई हमारे घर में आज बाई नहीं आई, तुम झाड़ू पोछा कर ले।
डिपेंडेंट है। आप देखिए मानसिक, इसको बोलते हैं मानसिक विकलांगता, मानसिक रूप से विकलांग है। ये आपने बड़ा सही टर्म यूज किया है, ये मानसिक विकलांगता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अब खुद अपनी बात बताऊं कि आई एम मतलब वंडरफुल कुक मैं, एंड नॉट ओनली, आई एम नॉट ओनली अ गुड कुक, मतलब मैं जो बहुत बड़े बड़े जो तोपचंद लोग होते हैं ना, जो अपने आप को शेफ बोलते हैं, मैं उनके कान काट लूंगा मैं खाना बनाने में। और मैं तो कहता हूं कि मेरे जैसा खाना, मैंने कहा कोई, मैंने अपने जीवन में 2-4 महिलाएं ही देखी हैं जो मुझसे बेहतर रसोई में काम कर लेती हैं या जो मुझसे बेहतर खाना बना सकती हैं। क्यों? मैंने ये स्किल बचपन से एक्वायर की है। और फिर मुझे समझ में आया कि मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी गजब की स्किल है। यू वोंट बिलीव, मैंने अपने बेटों को, मेरे 2 बेटे पहलवान हैं, 100-100 किलो के हैं, जब वो 6-7 साल के थे तभी मैंने उनको, मतलब आई सॉ टू इट, मैंने कहा इनको जिंदगी में और कुछ आए चाहे ना आए, खाना बनाने में ये दोनों एक्सपर्ट होने चाहिए। और मेरे 8 साल के बेटे ने, एक बार मैं कहीं बाहर से आया तो मेरी वाइफ ने मेरे सामने जब लंच परोसा, तो मैंने जब पहला कौरलिया राजमा बने थे तो मैंने इसे पूछा, मैंने कहा राजमा, मैंने कहा ये राजमा किसने बनाए? तो मेरी वाइफ कुछ बोली नहीं। तो मैंने बोला कहीं बाहर से मंगाए हैं, किसी रेस्टोरेंट से मंगाए? कहते नहीं। मैंने फिर किसने बनाया? कहते दानू ने बनाया, मेरे बेटे ने बनाया। एंड ही वाज ओनली 8 years old, माय सन। और 8 साल की उम्र में मेरा बेटा अपनी मां से और अपनी दादी से कहता था कि आप लोग, मैंने कहा बाहर चलिए। 8 साल का लड़का अपनी दादी और अपनी मां से कह रहा है कि आप लोग को आता जाता कुछ है नहीं, आप लोग खाने का सत्यानाश कर देते हैं। और वो अपनी दादी और अपनी मां को रसोई से बाहर निकाल के खाना बनाता था। क्यों? क्योंकि मैंने जब वो 3-4 साल के थे तभी इस बात को समझ लिया था कि लड़की तो छोड़ो, लड़कों को भी घर का पूरा काम। इसलिए मैंने बचपन से मैंने एक आदत डाली, मैंने कहा जैसे बिस्तर तोड़ो, मैंने कहा बिस्तर फोल्ड करो, बिस्तर फोल्ड को, चलो पूरे घर की सेटिंग करो, घर को टाइडी अप करो, चलो झाड़ू पोछा करो। अपने हाथ, वॉशिंग मशीन थी, मैंने कहा नहीं, हर जगह हॉस्टल में जाओगे शायद वॉशिंग मशीन ना मिले, तो हाथ से कपड़े धोना सीखो। ये जैसा वैशाली ने कहा, ये सर्वाइवल स्किल्स हैं। जैसा जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए स्विमिंग आनी चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए, आज के जमाने में कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसी तरह अपने घर। अच्छा, आज आप यूरोप अमेरिका में जो ये जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में जाते हैं, इन मकान मालिकों को जो सबसे बड़ी शिकायत है इनकी, कि ये अपने घर को नरक बना के रखते हैं। इनको घर की साफ सफाई मेंटेनेंस आती ही नहीं, माँ बाप ने सिखाई नहीं। इंडिया में भी सर यही है, जो पेरेंट्स, वो इंडिया में भी है, फॉरेन का क्यों बात करना, इंडिया में भी है। जब लड़के बाहर जाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं आता, वो दूसरे के घर को इतना गंदा कर देते हैं 1 साल के अंदर कि उनको भगाना पड़ जाता है। जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे पता है कि एकदम घर को नर्क बना देते, किसी के घर को वही थूक देंगे। वहीं पे किचन इतना गंदा होता है सब बॉयज का, क्योंकि उनको पहले से पता ही नहीं किचन को मैनेज कैसे किया जाता है। कभी किचन में गए नहीं, एक गिलास पानी निकाला नहीं, तो फिर उनको वो किचन का आइडिया होता नहीं है, क्लीनिंग का आइडिया नहीं होता, वही गंदे में पड़े रहेंगे। तो वो इंडिया में भी यही इशू है, फॉरेन की अभी क्या बात करनी है। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, देश मेरा बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत सारा काम किया उनके साथ, देश विदेशों में करीब 4-5 हजार मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। और ये प्रॉब्लम मेरे पास और भी नेशनैलिटीज के स्टूडेंट्स रहे, खासकर भारतीय हमारे जो, और वो भी लड़कों में, कि जब भी उनसे सबका होता था तो उनका एक, जैसा आप बता रहे हैं कि उनके जो अकोमोडेशंस हैं वो इतनी गंदी होती थी कि आपको साफ पता लग जाएगा कि भारत से आया है। उसका कमरा देख लीजिए, आप बता सकते हैं बंदा इंडिया से आया है। क्यों? हमारे समाज में बेटा भाई बेटा है, तू तेरा काम है सिर्फ तैयार होके टिफिन लेके यूनिफॉर्म लेके स्कूल जाना, फिर उसके बाद तेरे को बोर्ड की पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद तेरे को बाहर जाना है। उस बीच में माँ बाप को कभी, ये जब जिस बच्चे को आप 6 साल की उम्र से सोच रहे हो कि कनाडा भेजेंगे या किसी बेंगलोर भेजेंगे, आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि आपका बेटा कभी अकेला रहेगा? मम्मी तो साथ जाएंगे नहीं, पापा तो साथ जाएंगे नहीं,
नहीं आपकी इतनी औकात है कि अब नौकर भेज दोगे साथ में। तो बच्चे को लड़के को बोल दिया पढ़ ले लिख ले, लेकिन आज तक उसको शर्ट का बटन लगाना नहीं सिखाया। फिर आप सोचते हो किसी तरह जिंदगी काट ले, फिर एक लड़की मिल जाएगी उसको, बाकी का काम वो कर देगी। तो भाई वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है, फॉल्टी पेरेंटिंग। वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है हम अपने घर से ही बंद कर देते हैं। हम कभी नहीं कहते लड़की की शर्ट का मम्मी लाके बैठ के सिल देंगी। लड़के से बोल दो इसमें सुई, कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? शर्ट का बटन लगाना कौन सी रॉकेट साइंस है? हा? अगर वो एक अंडा फोड़ के एक सैंडविच बना के ले जाएगा तो कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द फूड। तो ये पेरेंटिंग जब हमारे अंदर नहीं है, और क्या हमने अपने बच्चों को 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जब वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जब वो अपने हायर एजुकेशन या छोड़ी जॉब में भी करना है, क्या हमने अपने उन बच्चों को प्रिपेयर किया? सिर्फ ट्यूशन पे यहाँ से वहां, ये कोचिंग वो कोचिंग, बेटा तो ये पढ़ ले, तू जब टेबल पे बैठा है मैं तेरे लिए चाय रख दूंगी, दूध का ग्लास रख देंगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? नॉट दैट सन। वो बच्चा नहीं रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है। उनको लताड़िए, लताड़ उनको पढ़नी चाहिए। खाना बनाना, ये जो कहते हैं ना खाना बनाना नहीं आता, आपका छोटा, मेरी जब शादी, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हुई थी। मुझे पहले एक बार कभी नहीं बनाया था घर में, भाई मदर थी, बाकी सर्वेंट्स भी थे। तो वो तो भिंडी की सब्जी मैंने पानी वानी डाल दिया, कुछ नहीं समझ में आता था। उसके बाद मेरी ना बड़ा ह्यूमिलेट किया गया, मतलब ह्यूमिलेट ऐसा कुछ नहीं डांटा नहीं, लेकिन बोला कि ये क्या है, ये क्या भेजो घर पे, बोलो थोड़ा दिन जाके ट्रेनिंग करके। वो जो लगी ना चोट, वो बेइज्जती कभी कभी बहुत कुछ सिखा देती है। दैट डे एंड टुडे आपसे तो शायद ना कम्पीट कर पाऊं मैं, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा खाना नहीं जो मैं नहीं बना सकूं। मुझे आप कोई रेसिपी मत दीजिए, कोई यूट्यूब नहीं, कोई बुक नहीं, मतलब हम यहाँ तीनों ऐसे जो खाना, आप मुझे फोटो दिखा दीजिए, आप मुझे एक डिश की फोटो दिखा दीजिए, ये डिश है रुचि, उसका नाम मत बताइए, उसकी फोटो दिखा दीजिए। 3 मिनट उस फोटो को देखने के बाद बना देंगे। हम लोग यहाँ तीनों हाँ। ऐसे जो खाना बनाने में मास्टर है, क्योंकि मेरा भी स्किल काफी अच्छा है कुकिंग में। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे हम लोग ये नहीं कि सर्वाइवल के लिए मर जाएंगे, कभी जंगल में छोड़ गया तो हम जी नहीं पाएंगे। हम लोग अच्छा खाना बना भी सकते हैं, दूसरों को इम्प्रेस कर भी सकते हैं। मैं भी खाना काफी अच्छा बनाती हूँ और मुझे पसंद भी है, और दूसरों को खिलाना भी। तो ये एक स्किल्स है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको फेमिनिज्म से नहीं देखना चाहिए। बाकी सर मैं ये कहूंगी कि मैं सर 1 घंटे, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें। मैंने एक चीज और सिखाई है आपने, जो भी मेरे साथ जुड़ा, सिर्फ खाना बनाना नहीं, बहुत कम समय में ऐसी स्किल डेवलप कीजिए कि बहुत तेजी से काम करते हुए बहुत कम समय में पूरे, मतलब पूरा खाना बना सके। मतलब टाइम मैनेजमेंट भी, मतलब आपके एक्शंस में इतनी स्विफ्टनेस होनी चाहिए और ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए, खाना बनाते समय आपकी रसोई गंदी ना हो, कम से कम सामान की उपलब्धता में, कम से कम समय में, और पूरा बढ़िया मैनेजमेंट करते हुए खाना बनाना। क्योंकि कुछ लड़कियां मैं देखी रसोई का सत्यानाश कर देती हैं खाना बनाने में। मैंने अपने बच्चों को यहां तक सिखाया कि खाना बनाते समय साथ साथ रसोई साफ करनी होती है, कि जब आपका फाइनल आइटम बने तब आपकी रसोई एकदम पहले ही स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए। देखिए, मुझे किसी ने ये बातें सिखाई नहीं, मैंने कर कर के सीखी। हर चीज को सिखाने की भी जरूरत नहीं होती, जब आप उसको करना शुरू करते हैं ना, अपने आप आती है। पर करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। आजकल के युवा की गलत पेरेंटिंग की वजह से उसके दिमाग में ये बात पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने या जिस भी सिस्टम ने पंप की है कि नहीं, तुमको जानबूझ के कुछ नहीं सीखना है। मतलब उसमें ईगो पाल रखी है कि अच्छा मैं कैसे सीख लूंगी। जी वैशाली कुछ कह रही हैं। सर मैं कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि लास्ट में किचन क्लीन करना है, तो ये माइंडसेट का काम है। तो सर आप सोचिए ना कि जो लड़का कभी किचन में गया ही नहीं, जिसने कभी एक गिलास पानी निकाला ही नहीं, क्या उसको कुकिंग तो आती नहीं, लेकिन वो कुकिंग के बाद का जो एक स्टेप है, थर्ड स्टेप, जिसको मतलब किचन क्लीन करना है, तो जो कभी पानी निकाला ही नहीं है, तो वो वाली थर्ड स्टेज को करेगा क्या? आप खुद सोचिए कि मतलब उसको, के लिए तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि वो कुछ खाना बना ले पहले, उसके बाद वो क्लीन करने का सोचे। तो ये माइंडसेट का काम है जिसने कभी किया ही नहीं है, जब तक जिसने कभी पानी नहीं निकाला, जिसको चाय बनानी कभी नहीं आई, तो वो पहले चाय बनाना तो सीखे, उसके बाद वो फैलाया है उसको समेटेगा। सर तो मुझे चीज
सीधी जी। बात है, लड़की बाकी तो आगे debate बढ़ी है, लड़के राजा बाबू है, राजा बाबू का हमारे राजा बाबुओं को काम कराने का। बाकी सर लड़कों सर नहीं, डिबेट लड़कियां काफी रानी deep- बिटिया होगी जी, सिर्फ लड़के क्यों, आजकल की लड़कियां रानी बिटिया होंगी, उनको कुछ नहीं आता। तो अगेन सही है। ये एक माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट है, और ये एक गलत पेरेंटिंग का नतीजा है। देखिए आज समय का पता नहीं लगा, हम लोग पिछले 1 सर घंटे मैं 10 वही कह रही मिनट थी काफी टाइम हो गया सर, 1 घंटे 20 मिनट की हमारी डिबेट हो गई, ज्यादा लंबी कोई देखता नहीं सर, क्योंकि मैं भी देखती हूँ तो बहुत बोर हो जाता है, ऑडियंस में बोल रही हूँ बहुत लंबी हो जाती है सर, तो इसको 1 तो घंटा देखिए मैक्सिमम रखना चाहिए। विषय बहुत लंबा है, इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और हम लोग कई हफ्तों तक लगातार बात करेंगे, तब भी सारे पॉइंट्स कवर नहीं होंगे। आप दोनों ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आज की वार्ता पसंद आएगी। रुचि और वैशाली, आप दोनों का मैं धन्यवादी हूं। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू रुचि मैम, थैंक यू सर। थैंक यू जी।